नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना। स्वागत है आप सभी का भारत एक्सप्रेस पे। आप देख रहे हैं एक नया एपिसोड जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, क्या आपने सुना है ऐसे डॉक्टर के बारे में इन्होंने सिर्फ बीपी पे ही काम किया हो, हाइपरटेंशन पे ही काम किया हो? मैंने सुना है और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर CVS राम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे। धन्यवाद। सर को हाइपरटेंशन पे काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इससे पहले कि हम इस विषय में आगे बढ़ें, हम आपको ले चलते हैं एक खास रिपोर्ट की तरफ। पद्मश्री डॉक्टर CV राम मेडिसिन के क्षेत्र का वो नाम जिसके काम और उपलब्धियों की चर्चा सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में होती है। आज की तारीख में जब हम सब लाइफस्टाइल की बीमारियों के चक्र में फंसे रहते हैं, डॉक्टर राम ने अपना पूरा जीवन हाइपरटेंशन, बीपी और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए लगा दिया है। उनकी अथक मेहनत और लोक सेवा की भावना को देखते हुए सरकार ने 2013 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। एक स्वस्थ इंसान का बीपी कितना होना चाहिए और उसे नापने का क्या होना चाहिए सही तरीका? क्या हाथ में बांधकर जिस तरीके से बीपी नापा जाता है वही सही टेक्निक है, या फिर दिल के पास का ब्लड प्रेशर मापने का सही तरीका कुछ और होता है? भारत एक्सप्रेस के स्पेशल शो ज्ञान विज्ञान की बात में डॉक्टर राम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं और बताने वाले हैं ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है ताकि दिल की बीमारियां दूर रहें। पद्मश्री डॉक्टर राम का समय आजकल अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों जगह बीतता है। यहाँ वो अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में चीफ एकेडमिक ऑफिसर हैं, साथ ही अस्पताल के ब्लड प्रेशर क्लिनिक और इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया के मैकाय यूनिवर्सिटी के इंडिया कैंपस के भी डीन हैं, साथ ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग साउथ एशिया के डायरेक्टर भी। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथ वेस्टर्न मेडिकल कॉलेज डलास में वे मेडिसिन के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर राम अब तक तकरीबन 400 रिसर्च पेपर और 4 किताबें लिख चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी सभी किताबें हाइपरटेंशन पर ही हैं। डॉक्टर साहब की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हुई। इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने मेडिकल की डिग्री भी हासिल की। बाद में रेजिडेंसी के लिए अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी गए, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्पेशल ट्रेनिंग भी ली। बेहद सरल स्वभाव और सहज व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राम जैसे डॉक्टर देश के लिए गर्व हैं, क्योंकि वो इलाज से कहीं ज्यादा लोगों को अपनी जीवन शैलियों को कंट्रोल करने की बात करते हैं। इस शो में आज वो बहुत सारी ज्ञान की ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। स्वागत है फिर से एक बार आप सबका। तो आप समझ ही गए होंगे हमारा आज का एपिसोड है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या फिर हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। तो आज की डेट में अगर देखा जाए भारत में और विश्व में करीब 1/3 जनता जो है वो हाइपरटेंशन से पीड़ित है, और इसी खास विषय में हमने सर को बुलाया है अपने एपिसोड में बात करने के लिए। तो सर, आपसे हम शुरुआत में कुछ बहुत ही बेसिक सामान्य से क्वेश्चन करेंगे जिनको हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमें अपनी थोड़ी सी जीवन यात्रा के बारे में बताइए। कैसे आप डॉक्टर बने, कैसे आपका इसी पर्टिकुलर डिसीज़ पे, डिसऑर्डर पे काम करने का मन बना? अच्छा, मेरा पूरा करियर मेडिकल फील्ड में हाई ब्लड प्रेशर और आपने कहा था हाइपरटेंशन, तो हाई बीपी बोलते हैं समाज में। ये हाई बीपी के बारे में हमने काफ़ी रिसर्च किया 50 साल से, और नए नए चीज़ हमने निकाला क्यों बीपी कैसा आता है, बीपी के वजह से क्या क्या हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक पैरालिसिस हो सकता है, किडनी फेल्यूर हो सकता है। इसके लिए बहुत बहुत हमने काम किया, और अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है बीपी कंट्रोल में। मैं हैदराबाद में पढ़ा, और 30-40 साल मैं अमेरिका में भी काम किया। अभी मैं हैदराबाद में रहता हूँ, और बीपी के बारे में हम तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके लिए कौन सा इलाज अच्छा है, कैसा कम कर सकता है, क्योंकि आपने कहा था अपने देश में 30-40% लोगों को बीपी ज़्यादा होता है। उनको तो कुछ पता नहीं चलता, मगर एकदम हार्ट अटैक हुआ, एकदम स्ट्रोक हुआ और एकदम किडनी फेलियर हुआ, तभी उनको पता चलता है। मगर वो आने के पहले इसको डायग्नोज करने का बहुत बहुत जिम्मेदारी है।
एक खास बात आपने सर के नाम में देखी होगी, सर का नाम है सीवीएस और हमारी फिजियोलॉजी में सीवीएस का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सर ने अपनी पूरा ज़िंदगी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ठीक करने में लगा दिया है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, पूरी सोसाइटी आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती है इस चीज़ के लिए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि रक्तचाप बहुत सामान्य हो गया है। क्या लगता है आपको कौन-कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से रक्तचाप आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है? अभी 30 साल पहले और 20 साल पहले अपने देश में कितने लोगों को बीपी है, हाई बीपी है, उतना अच्छा पता नहीं चला क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नंबर सर्वे नहीं किया। मगर पिछले 10-15 साल में भारत में मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम मिडिल क्लास बहुत बड़ा हो गया। जी। एकदम मिडिल क्लास बड़े होने के साथ उनके खाने के हैबिट्स, चलने के हैबिट्स, सोने के हैबिट्स और प्रशांति से काम करने के हैबिट बहुत-बहुत बदल गया। तो ये एक्सपेंशन मिडिल क्लास के मध्य क्लास के क्यों हुआ है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बॉडी वेट। इसके वजह से समाज में बहुत-बहुत डिज़ीज़ बर्डन है। आप देखते हैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं और ज़्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं। बिल्कुल। ये खुलने के लिए क्या कारण है? ये कारण क्यों है कि लोग जो है मरीज़ हो रहे हैं, उसके लिए इतने फैसिलिटीज़ बढ़ रहे हैं। ये फैसिलिटीज़ बढ़ने से मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि ये जो है कॉन्सिक्वेंस है, अपने लोगों में ज़रा हेल्थ नहीं है, उनके लिए बहुत-बहुत बीमारियाँ आ रहे हैं और अपने देश में बहुत-बहुत बीमारी हाई ब्लड प्रेशर से होता है। लोग बोलते हैं इसको हाइपरटेंशन, टेंशन के लिए नहीं है मगर बीपी जो है बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, उसके लिए जो है बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मैंने पहले ही आपने बता दिया। सर मुझे क्या लगता है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो सच में लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो गया है जिसकी वज़ह से हाइपरटेंशन बढ़ रहा है और दूसरा आजकल लोग अवेयर भी हो गए हैं कि हाँ, हमें अपनी जाँच करानी चाहिए, हमें ये डिसीज़ है कि नहीं, हमें अब स्वस्थ हैं कि नहीं। तो अवेयरनेस की वज़ह से भी लोग ज़्यादा हॉस्पिटल जा रहे हैं और अगर उन्हें पता चलता है तो फिर उसका इलाज भी कराते हैं। तो सर आपकी आपकी डेफ़िनेशन क्या है हाई ब्लड प्रेशर की? एक हम लोग पैरामीटर लेके चलते हैं कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है, वो आपका 120/80 होना चाहिए। आपके हिसाब से एक बच्चे का, एक जवान इंसान का और एक बूढ़े इंसान का ब्लड प्रेशर किस रेंज में होना चाहिए? अभी ये ब्लड प्रेशर का नंबर ना आपने बोला है, जी। अ, क्या नॉर्मल है, क्या एब्नॉर्मल है, क्या हाई है, क्या नॉर्मल है? जी। वो नंबर अभी बदल गए हैं हुँ, पिछले हुँ। 5 साल में। जी। पहले था एक वक़्त ऊपर का नंबर 140 अच्छा, और नीचे का नंबर 90। अच्छा। अभी जो है पूरे अपने ही देश में नहीं मगर अंतर्राष्ट्रीय डेफिनेशन है, हर आदमी और औरत के ब्लड प्रेशर 130 ऊपर का और 80 नीचे का उसके अंदर चाहिए। ओके। आपने पूछा है बच्चों के लिए क्या है ब्लड प्रेशर? बच्चों के लिए ब्लड प्रेशर क्या होता है एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। अच्छा। वो बोलते हैं जो बच्चे एक 5% से 5% से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, हाँ, उनको जो है हाई बीपी बोलते हैं। एब्सोल्यूट नंबर नहीं है अच्छा। मगर एक 100 बच्चों में हाँ, अगर 5 बच्चों को बीपी ज़्यादा है हाँ। तो उनके वो बच्चों के लिए हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उनको बहुत ज़रूरी है डायग्नोज़ करना और इलाज करना, नहीं तो वो लोग बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब तक उनका हार्ट डिज़ीज़, किडनी डिज़ीज़ और ब्रेन डिज़ीज़ हो सकता है। तो जैसे कोविड के टाइम में मैंने भी अपना बीपी कभी चेक नहीं किया। उस समय काफ़ी ज़रूरी हो गया था बीपी चेक करना, घर में मशीन लेकर आए। तो हम अपना भी चेक कर रहे थे, बच्चों का भी चेक कर रहे थे। तो मैंने देखा है कि मेरा बेटा 13 साल का है, उसका जो बीपी है करीब 100/70 के आसपास रहता है। तो आई थिंक दैट इज़ नॉर्मल फॉर द किड्स। या काफ़ी अगर बच्चे हैं
बोलेंगा 16 साल के अंदर बीपी 100 और 110 ऊपर का, नीचे 70-80 वो मार्जिन में चाहिए, जो इनका उम्र जो है 16 से अंदर है। मगर जब 16 से अंदर है, एडल्ट हो गए हैं और एजिंग आ रहा है, किसी के लिए मैजिक नंबर है 130/80, दैट इज द मैजिक नंबर। और बड़ों के लिए जैसे कोई 50 के ऊपर है उनके लिए वही अभी एक जो है फॉर्मूला हुआ करता था कि उसमें हम एज में कुछ जोड़कर आप निकालते थे। वो तरीका पुराना है। अच्छा। अभी जो है ऐसा कोई नहीं, बच्चे हुए, बहुत बूढ़े हैं, जितना भी बूढ़े हैं, सभी लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए एक ही डेफिनेशन है। अगर हो सके तो बीपी 130 ऊपर का, नीचे का 80, जितना हो सके उसका वो है ये गोल चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। तो जो ये हम नंबर पढ़ते हैं, इसमें ये नंबर एक डायस्टोलिक और सिस्टोलिक नंबर होता है। थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि कैसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर? हाँ, अभी जो है, अब जब कोई मेडिकल फैसिलिटी को जाओ, कोई डॉक्टर को देखो, और काफ़ी जगह में ऑटोमेटेड बीपी भी है, कियोस्क भी है। वो 2 नंबर देते हैं, ऊपर का नंबर बोलते हैं, आपने कहा सिस्टोलिक, और नीचे का नंबर जो है डायस्टोलिक। ऊपर का नंबर जो है, जब जो है अपना हार्ट कंट्रैक्ट होता है, ऊपर का नंबर है। जब हार्ट रिलैक्स होता है, नीचे का नंबर है। दोनों इम्पोर्टेंट है। जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है, उसके लिए बीपी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हार्ट रिलैक्स होता है, उसके लिए भी बीपी बहुत इम्पोर्टेंस है। ऐसा कोई नहीं है ऊपर का बहुत इम्पोर्टेंस है, नीचे का नहीं, ऐसा दोनों इम्पोर्टेंट है। ऊपर और नीचे दोनों के वजह से बीमारी आ सकता है, अगर ज़्यादा हुए तो। ऐसा मैंने डॉक्टर को कहते सुना है कि अगर वो जो नीचे का नंबर है, जो कि हमारा डायस्टोलिक नंबर है, अगर वो ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा बच्चों में, यंग एज में जो है नीचे का नंबर पहले ज़्यादा होता है। जो क्या होता है, एडल्ट्स में जो है ऊपर का नंबर ज़्यादा बढ़ता है, और चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में पहले नीचे का नंबर ज़्यादा बढ़ता है। वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर का नंबर नॉर्मल होगा, मगर नीचे का नंबर आपने बोला है अगर ज़्यादा है तो वो भी हाई बीपी है। हाई बीपी है। और हमारा जो ये ब्लड प्रेशर है, ये जो हमारा हार्ट जब कंट्रैक्ट होता है तो वो प्रेशर डालता है हमारी आर्टरीज पे, धमनियों पे। इसकी वजह से हमें वो प्रेशर महसूस होता है, वही मशीन उसको पढ़ती है। जी। तो जो हाई ब्लड प्रेशर हमारा है, क्या ये जैसे आपने बताया, खुद ही बताया कि जो दूसरी बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं या ब्रेन स्ट्रोक है, यही इसके लिए जिम्मेदार है। तो कैसे ये इन डिजीज़ को कॉज करता है? अगर प्रेशर बढ़ गया तो ऐसा क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है? अगर किसी को ब्लड प्रेशर जो नंबर हमने दिया था उससे ज़्यादा है, कोई खतरनाक एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, 1 महीने में नहीं होता। ये है जितने बढ़ते सालों के बाद, जब बीपी बढ़ते रहता है, क्या होता है, एकदम सर्कुलेशन जो है, जब ब्लड फ्लो होता है, खून का फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, पाइप्स के जैसा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वो बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है, 2 हो सकता है, एक तो ब्लीडिंग हो सकता है, और एक तो जो है ब्लड बंद ही हो सकता है। जब जगह बंद हो गया ब्लड, नहीं तो ब्लीडिंग हो गया, स्ट्रोक पैरालिसिस होता है ब्रेन में। हार्ट में जो है, हार्ट अटैक बहुत बहुत कॉमन है अपने देश में, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है किडनी फेलियर। क्योंकि किडनी फेलियर से क्या होता है, एक वक्त आपको किडनी फेलियर हो गया, उसके बदलने में, रिवर्स करने के लिए कुछ इलाज नहीं है। बीपी है, जब डायलिसिस होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बहुत दवा चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर में, अब जो लोग डॉक्टर्स है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, नंबर भैया, ट्रीट करना चाहिए। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ब्लड प्रेशर आपको इग्नोर नहीं करती, वो बढ़ते जाते हैं। वो ब्लड प्रेशर इज वेरी अनफॉरगिविंग। जी। लास्ट एपिसोड हमने डॉक्टर मोहसिन मलिक के साथ में किया था, और हमने चर्चा की थी इस बारे में कि आजकल लोग जिम करते करते कभी कभी गिर जा रहे हैं, कभी डांस करते हुए गिर जा रहे हैं,
चलते चलते गिर जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कहीं पे ब्लड प्रेशर का रोल है कि क्यों अचानक से कोई इंसान बेहोश होकर गिर पड़ता है नॉर्मल अपनी दिनचर्या में, ऐसी बहुत सारी खबरें बीच में आई थी। नहीं, ऐसा है, किसी किसी लोगों में, काफ़ी लोगों में जब एक वक्त ब्लड प्रेशर जाना ज़्यादा होता है, वो जो है एकदम नॉर्मल नहीं होता। अच्छा। वो स्टेप्स के जैसा बढ़ते 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 जाता है। जब डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट करता है, वो ब्लड प्रेशर स्टेप्स के जैसा नीचे स्टेप बाय स्टेप चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर एकदम ज़्यादा है, एकदम नॉर्मल करो एक दिन में, ऐसा नहीं है। जी तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है और कम करने भी स्टेप वाइज करना चाहिए। जी जी। तो थोड़ा सा ये भी देखने में आया है, काफ़ी ऑब्जर्वेशन रही है कि सर्दियों में अक्सर जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनको हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और कई बार ऐसी डेथ भी जो है वो सर्दियों में ज़्यादा रिपोर्ट की गई है, दिसंबर में जनवरी में जो है ज़्यादा डेथ होती है। तो इसमें भी कहीं ब्लड प्रेशर का रोल है क्या? कोई ऐसा ये पक्का सबूत नहीं है जी। विंटर के वजह से हो सकता है बोल के, मगर लोग बोलते हैं कोई ये मौसम के वजह से। अभी ज़्यादा एविडेंस हो गया देश में, मगर दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन के वजह से। ओके। अभी बहुत एविडेंस आ गया है पिछले 6 महीने में, जी। जब एयर पोल्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा होता है, वो लोगों के लिए हाई बीपी का रिस्क बहुत है। और जो पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो लोगों के लिए हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। जी। तो ब्लड प्रेशर हो सकता है खुद ब खुद, मगर एनवायरनमेंट में भी एक फैक्टर है। और बोलते हैं लोग, ज़्यादा एविडेंस नहीं है, जब विंटर में दिसंबर में जनवरी में या स्ट्रोक हार्ट अटैक ज़्यादा का है, स्टैटिस्टिक तो है, हाँ, मगर क्यों होता है मालूम नहीं। ऐसा नहीं होता कि जैसे सर्दियों में हमारी जो आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं, नहीं, या कभी कई बार ब्रेन स्ट्रोक भी देखा गया कि बाथरूम में वॉशरूम्स में ज़्यादा होते हैं जब कोई इंसान नहाने गया हो या नहा रहा हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि धमनियाँ सिकुड़ जाती हों, आर्टरी सिकुड़ जाती हों और इसकी वजह से वो हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता हो? नहीं, 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 ऐसा ऐसा नहीं ऐसा है। जो फिजिकल एक्टिविटी है, ठंड में, गर्मी में, पानी में, किसी में, वो उस ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है अंदर से आता है, ओके। बाहर से नहीं। जी, जी, जी। ओके। तो जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि कोविड-19 में सबके घरों में जो है बीपी की मशीन लाई गई और चेक किया गया कि भई किसी का बीपी बहुत हाई तो नहीं है, और पीएम ने भी जो है वो, प्रधानमंत्री जी ने, कि जिनका प्रेशर हाई है उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाए, ये सारी चीज़ें की गई थी। तो जिस मशीन से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, उस मशीन में आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ कर रही हैं, पर अभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे तो वो मरकरी वाले, पारे वाले मशीन पे ज़्यादा भरोसा है। ऐसा क्यों? काफ़ी डॉक्टर्स को मर्क्यूरी मशीन में बहुत भरोसा है, जी। क्योंकि जब डॉक्टर ने एमबीबीएस पढ़ रहे थे, एमडी पढ़ रहे थे, तब वो लोग मर्क्यूरी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। मगर अभी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, मर्क्यूरी अगर लीक हुआ तो एनवायरनमेंट का बहुत बहुत प्रॉब्लम है। जी। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत एक नोटिस दिया है पूरे देशों के लिए, अच्छा। और इंडिया भी सिग्नेटरी है अच्छा। इसका, ओके। मर्क्यूरी के बंद करने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। सो ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मापना स्टैंडर्ड है अभी। अच्छा। अभी मर्क्यूरी अगर हाई भी हो, हुँ। नहीं यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर लीक भी नहीं हुआ, हाँ। फिर भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ हाँ। नए नए जो गाइडलाइंस आ रहे हैं, हाँ। नए नए जो नोटिस आ रहा है, जी। और नए नए जो बोलना चाहिए कैसा ट्रीट करना, वो सब ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के बारे में और उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। ये मर्क्यूरी का तो अभी नहीं यूज नहीं करना तो कोई चाहिए। परेशानी नहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं तो उसमें नहीं कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक परेशानी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ही यूज यूज़ करना करना, चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक ही यूज करना, घर में या डॉक्टर्स के ऑफिस में
किधर भी पूरे अभी जो है पूरे जो भी सोसाइटीज़ है, कार्डियोलॉजी का हो, किडनी का हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर चाहिए, मर्क्यूरी नहीं, वो ऑटोमेटेड स्टैंडर्ड है अभी। जी। एक टर्म है कैप, सेंट्रल एओर्टिक ब्लड प्रेशर। ये कैसे हमारे इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अलग है और क्या ये ज़्यादा एक्यूरेट है? सेंट्रल ब्लड प्रेशर आपने कहा, जी। सेंट्रल ब्लड प्रेशर वो है जो ब्लड प्रेशर हार्ट में है। जी। हार्ट के अंदर का ब्लड प्रेशर हुँ। उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्लड प्रेशर। हुँ, हुँ। और जब आप मापते हैं हाथ में, उसको बोलते हैं रेगुलर ब्लड प्रेशर और पेरिफेरल ब्लड प्रेशर। ओके, हार्ट ब्लड प्रेशर में और पेरिफेरल ब्लड प्रेशर में थोड़ा फर्क है। ओके। असली ब्लड प्रेशर जो है हार्ट में है, हृदय में है, असली ब्लड प्रेशर। जी। जो हम मापते हैं वो कन्वीनियंट के लिए है, हुँ, हुँ। तो थोड़ा डिफरेंस है। तो 100% एक्यूरेसी के लिए जो है दिल का ब्लड प्रेशर मापना चाहिए, उसके लिए जो है डिवाइसेस बहुत कम है, हुँ, हुँ। उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अच्छा। क्योंकि डिवाइसेस कम है, स्टैंडर्ड्स कम है, उसीलिए हम सेंट्रल ब्लड प्रेशर का मापने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है डे टू डे प्रैक्टिस में। और क्या इसका जो कोरिलेशन है कैप का, क्या ये डिसीज़ेज़ से ज़्यादा हम एक्यूरेटली जान सकते हैं हम उसके बारे में? क्या क्या कभी-कभी पेरिफेरल ब्लड प्रेशर लूज़ कर देता है, मिस कर देता है डिसीज़ के सिम्पटम को? अभी भविष्य में एक हो सकता है सेंट्रल ब्लड प्रेशर मापने के लिए मशीन्स बहुत कॉमन हो जाएंगे। अभी अपने देश में है हुँ, हुँ। सेंट्रल ब्लड प्रेशर मापने के लिए मशीन्स है, हुँ, हुँ। रिलायबल है, मगर वाइड स्प्रेड उसका लिए यूज़ नहीं है। जब ये सेंट्रल ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो मशीन्स बन रहे हैं बहुत सेंसिटिव है, हुँ, हुँ। उनका दाम भी कम हो रहा है। अच्छा। एक वक़्त ये सेंट्रल ब्लड प्रेशर मापने के लिए मशीन का दाम कम होता है, जी। जब जो है डॉक्टर्स और नर्सेज वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर इस्तेमाल ज़्यादा किए तो सेंट्रल ब्लड प्रेशर का जो है उस वो बहुत बिलीवेबल है, पेरिफेरल ब्लड प्रेशर से बहुत सेंसिटिव और है। उसको नापते हम कहाँ से हैं? किस तरह से नापते हैं? ये तो और वो बोलते हैं एक ये वॉच के जैसा आता है, अच्छा। ये वॉच के जैसे आता है, यहाँ पर जो पल्स होता है, हाँ, हाँ। इसमें लगाते हैं। हाँ। ये पल्स के वजह से जब पल्स हृदय में जाता है हुँ, हुँ। और हृदय से वापस आता है, हुँ, हुँ। उसके लिए कैलकुलेट करती है। ओके। जितना फास्ट गया, जितना फास्ट आया, उसके लिए इनडायरेक्टली बीपी हृदय में कितना बीपी है, हुँ, हुँ, तब हुँ। मालूम चला। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा, अच्छा, सिंपल है। बहुत सिंपल। मुझे लगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नहीं, होगा। नहीं, बहुत सिंपल है। ओके। तो जैसे अब हम अगर इलाज की तरफ बढ़ें कि ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है? सबसे पहले सिम्पटम के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि अचानक से आपको डिसीज़ का सिम्पटम आता है, आपको ब्लड प्रेशर का सिम्पटम नहीं आता। तो कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि एक नॉर्मल खेलता-कूदता बच्चा है या एक जवान बच्चा है और उसको पता ही नहीं कि ब्लड प्रेशर है। क्या कुछ सिम्पटम दिखाता है शरीर, जिससे नहीं, हम जज कर सकें कि किसी को ब्लड प्रेशर है या नहीं है? नहीं, नहीं होता वो कुछ सिम्पटम्स नहीं आता। लोग बोलते हैं सर दर्द है, बीपी के लिए कोई संबंध नहीं है। कोई लोग बोलते हैं ज़रा नौज़िया बोलते हैं, नोज़ ब्लीड है। नोज़ ब्लीड है। नोज़ ब्लीड्स के कुछ संबंध नहीं है, कुछ हाँ, कनेक्शन नहीं है बीपी से। नॉर्मल बीपी हो, हेडेक हो सकता है, नॉर्मल बीपी हो, नोज़ ब्लीड हो सकता है। अच्छा। कोई कोरिलेशन नहीं है हेडेक का और नोज़ ब्लीड का और फटीग का और एग्ज़ॉस्शन का कोई नहीं है। काफ़ी लोगों में वही तभी पता चलता जब आप ब्लड प्रेशर मापेंगे। हुँ, हुँ, अगर हुँ। ब्लड प्रेशर अगर माप नहीं है तो पता नहीं चलेगा। सो रूटीन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना चाहिए कोई ऑफिसेस में, और अभी जो है पब्लिक प्लेसेस में भी कियोस्क है। जी। अगर वो ज़्यादा है तो फिर मेडिकल फैसिलिटी में इवैल्यूएट तो करना आपके चाहिए। हिसाब से 1 महीने में 1 बार या साल में 2-3 बार आपको बीपी अपना चेक कर लेना चाहिए? अभी जो है एडल्ट्स में हुँ, हुँ। रिकमेंडेशन है, जी, अगर एडल्ट्स है और आपका हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, जी। फिर भी एडल्ट्स में जो है वंस इन 6 मंथ्स हुँ, बीपी मापना चाहिए। कितना भी आप खुश हो, कितना भी आप ठीक हो,
कोई भी सिम्टम नहीं है, वंस इन 6 मंथ, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना बहुत बहुत आसान है और कुछ खर्चा नहीं है, जी। तो वेरी वेरी सिंपल है और ब्लड टेस्ट भी की ज़रूरत नहीं है। तो जितना अगर मौका मिला आपको, जब ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना चाहिए। हम वही बात कर रहे थे सर कि आजकल जो है जो रेगुलरली हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं, सबसे पहले पर्ची बनवाते हैं जब हम, तो नर्सेज वगैरह जो हैं वो ब्लड प्रेशर, वेट, ये सब चीज़ें आप पहले ही मेजर कर लेती हैं। तो आई थिंक लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं इस बारे में कि ब्लड प्रेशर नापना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे एक नॉर्मल इंसान है जो अनपॉल्यूटेड सिटी में नहीं रह रहा है, और ऐसी और कौन कौन सी आदतें हैं या जीवन शैली है जो उसको चेंज करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है? थोड़े फैक्टर है, बदल सकते हैं। जी, फैमिली हिस्ट्री को तो नहीं बदल सकते बिल्कुल। हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर ठीक से लिए तो बीएमआई ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। थोड़ा खाना संभाल के खाना और फिजिकल एक्टिविटी जितना हो सके उतना इंक्रीज करना। स्मोकिंग भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, स्मोकिंग करना, या टोबैको स्मोक करना, सिगरेट वगैरह। तो जितना फिजिकल एक्टिविटी, लोग क्या समझते हैं फिजिकल एक्टिविटी बोले तो सिर्फ जिम 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 जा रहे हैं, उठा रहे हैं, वो ठीक है, मगर उसके पहले जो है जरा जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा चलना चाहिए। 20 मिनट 25 मिनट 5 दिन, जी जी जी। तो वो बहुत अच्छा है। और वो जरा जो लोग टोबैको तंबाकू लेते हैं, वो तो बंद करना चाहिए। जी। काफी लोग समझते हैं कम करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बंद करना चाहिए। कम करने से कुछ होता नहीं, जी। बंद करना चाहिए। दरवाजा अगर खुला है, दरवाजा बंद करना चाहिए, थोड़ा खोल के नहीं रखना। तो ऐसी है। और काफी अपने कल्चर में, घर में, बाहर में, सोसाइटी में और इवन वर्क प्लेस पे काफ़ी जो है खाने के लिए चीज़ मिलते हैं, उसमें ज़्यादा नमक है, बिल्कुल। क्योंकि नमक के लोगों को पसंद है, तो होता है जितना हो सके ज़रा नमक 50% कम करना चाहिए खाने में At नमक least जितना भी आप खा रहे हैं उसका 50% कम करना चाहिए, जो कुकिंग में कम करना चाहिए, तो और टेबल पे नहीं। तो जैसे नेचर में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सब्जी अवेलेबल हैं, जो चीज़ें, उनमें ऑलरेडी नेचुरल तरीके से नमक होता है जो हमारे लिए काफ़ी है खाने के लिए। अलग से ऐड करना बहुत अच्छी बात नहीं है खाने के लिए। नहीं, टेबल पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फूड्स में भी है। और एक नया रिसर्च आया है ये पिछले 9 महीने के पहले, जो लोग बोलते हैं सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। सॉल्ट सब्स्टिट्यूट बोल के काफ़ी सुपरमार्केट्स में मिलता है, नाम नहीं लेता हूँ, मगर सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। जो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट है, नॉर्मल सॉल्ट में जो है अभी बोलते हैं 100% सोडियम क्लोराइड। जी। सॉल्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड 60% होता है, अच्छा 40% पोटेशियम है। अच्छा। तो जब आप सॉल्ट सब्स्टिट्यूट लेते हैं, ऑटोमेटिकली लो सॉल्ट डाइट हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत फायदा है। तो ये कर सकते हैं। और उसके ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और salt सेंधा substitute। नमक कैसे, क्या कुछ फ़ायदा है सेंधा नमक यूज़ करने का, जो हम फास्ट में यूज़ करते हैं, रॉक सॉल्ट? क्या वो बेटर है हमारी सी सॉल्ट के कौन कंपैरिजन सा में? बेटर है अभी पता नहीं, मगर जब लोगों को सॉल्ट सब्स्टिट्यूट लेते हैं, जरा सॉल्ट का चखने के लिए वो तो है, मगर उसमें पोटेशियम भी है, तो बहुत दोनों फायदे हो लो जाएंगे। सोडियम एंड हाई पोटेशियम से बहुत बहुत हेल्थ के लिए पोटेशियम बहुत वैसे अच्छा भी है। अच्छा होता है ब्लड प्रेशर ठीक बहुत करने अच्छा के है, लिए। सॉल्ट सब्स्टिट्यूट जितना हो सके जी उतना यूज करना चाहिए। जी। तो जैसे आज की डेट में ब्लड प्रेशर, मान लीजिए किसी को अब है ही, 30% लोगों को है ही ब्लड प्रेशर, तो इनको ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, क्या क्या मैकेनिज्म है जिस पे ये काम करती हैं? क्योंकि ब्लड प्रेशर भी कई कारणों से तरीके से हो सकता है कि आर्टरी पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और क्या क्या मैकेनिज्म है दवाइयों की? अभी किसी को ब्लड प्रेशर है, एकदम ज़्यादा नहीं, बट किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, पहले
अगर हो सके तो लाइफस्टाइल चेंजेस, वो तो स्टेप नंबर 1, जितना हो सके डायबिटीज के बिल्कुल जैसा बिल्कुल। और कोलेस्ट्रॉल के जैसा, जी। जितना हो सके। 3-4 महीने के बाद अगर आप कोशिश किए और सफल भी हुए, अब मगर बीपी कम नहीं हुआ, जब दवाई देने का ये है गाइडलाइन। जी आजकल जो है काफ़ी दवाई है अपने देश में, हर देश में बहुत बहुत सिंपल दवाएं हैं और कॉम्बिनेशन भी है, कंबाइन करते हैं। जी जो भी दवा है, जो भी कॉम्बिनेशन है, सब अच्छे हैं कॉम्बिनेशन। पहले ज़माने में बोलते थे हैं इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके लिए कुछ हो सकता है, गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है आजकल। अच्छा। काफ़ी दवाएं बहुत सेफ है। अगर सेफ नहीं है तो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेंगे ना। जी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGA, जी हेल्थ डिपार्टमेंट का, जी वो लोग अप्रूव नहीं करते अगर सेफ नहीं है। उसीलिए ड्रग अप्रूवल जो है थोड़ा बहुत बहुत स्लो होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, प्रभुत्व का जिम्मेदारी है। जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं समाज में वो सेफ है नहीं, तो लोगों को बहुत डर लगता है। जी। कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत बहुत कम है, बहुत रेयर है, रूटीनली कुछ नहीं। तो जैसे हमारे आजकल होम्योपैथिक मेडिसिन है और एलोपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन में भी इसकी मेडिसिन हैं और क्या वो कारगर साबित होती हैं? अभी ये बहुत सालों से इसका प्रचारण हुआ। अभी अपने देश में ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो एस्टैब्लिश किए हैं गवर्नमेंट, जी जी सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, वो एस्टैब्लिश करने के बाद कुछ रिसर्च भी किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष उनके साथ भी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आई सी। ये दोनों मिलके कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट्स किए हैं और प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स जो है, जी ये कॉम्बिनेशन ऑफ आयुष के किसी भी बीपी कम होता है, बीपी कम होता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा, आयुर्वेदिक काम नहीं कर रहा, उन्होंने काम नहीं कर, पहले बोलते थे। अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा अपने पास भी सबूत आ रहा है इसके भी कुछ है बीपी का। उतना ज़्यादा नहीं है कि एलोपैथिक का उतना ज़्यादा नहीं है एविडेंस, बट ढकलने का नहीं है। अभी काफ़ी एविडेंस है रेगुलर योगा के लिए, काफ़ी पब्लिकेशंस भी है योगा के लिए। रेगुलर योगा, सुपरवाइज्ड योगा, 10-15 मिनट्स, सेल्फ कंट्रोल योगा, रेगुलर योगा, ब्रीथिंग, प्राणायाम, सब एविडेंस बहुत बहुत है। बीपी नॉर्मल नहीं हो सकता मगर कम हो सकता है। तो सर जैसे हमारे अब तक हम जीते चले आ रहे हैं, हमारा प्लांट से एसोसिएशन ह्यूमन बीइंग का और एनिमल्स का तो शुरू से रहा है, जब से ट्रस्टी है तब से रहा है। तो अब तक भी लोग जी ही रहे थे, बीपी कंट्रोल कर ही रहे थे जब तक एलोपैथिक मेडिसिन का जन्म नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल से तो एविडेंसेस नहीं है हमारे पास, लेकिन डेफिनेटली आयुष जो है वो कारगर तो होगा ही होगा बीपी को कंट्रोल करने में किसी भी हद तक। तो आई थिंक हमें ज़्यादा इस तरफ बढ़ना चाहिए और खोज करनी चाहिए और ऐसी रिसर्च करनी चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि बीपी ठीक हो सकता है आयुष से भी। या अभी जो एलोपैथिक मेडिसिन के जो इफेक्ट है जी हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनी है, बहुत सबूत है, हाँ, बहुत सबूत evidences है हैं। एलोपैथिक। जी मगर आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, जी इसके लिए एविडेंस थोड़ा है, सबूत बीपी कम हो सकता है। ये बीपी कम होने के बाद हार्ट अटैक कम होता क्या, स्ट्रोक कम होता क्या, किडनी फेलियर कम होता है, अभी तक एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं एक प्रपोजल है अभी जी हेल्थ मिनिस्ट्री पे एंड फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में प्रपोजल है जी 25 लाख पेशेंट्स को अपने भारत में 100 साल में योगा का एक रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का
प्रपोजल है अच्छा। और वो 3-4 साल के लिए स्टडी है। वो 3-4 साल में पता चलेगा बीपी कम होने के बाद हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस और किडनी फेलियर उसके लिए क्या संबंध है। तो एक स्टडी तो है, प्रपोजल है अभी अपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जी सर, बीपी की दवा लेने के लिए कोई एक फिक्स टाइम होना चाहिए? अगर कोई मान लीजिए पेशेंट अपनी ये दवा मिस कर देता है या केयरलेस है, नहीं खाता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता है, या फिक्स टाइम पे नहीं लेता, इसका भी कुछ साइड इफेक्ट, कुछ परेशानी हो सकती है क्या पेशेंट को? काफ़ी लोगों में, मेजॉरिटी ऑफ लोगों में रेगुलर डे टाइम वर्क है, नॉट नाइट टाइम वर्कर्स लाइक नाइट गार्ड्स, पुलिसमैन, सिक्योरिटी गार्ड, उनके बात नहीं कर रहा हूँ, मगर डे टाइम जॉब है। जी। पूरे जितना भी एविडेंस है बीपी और बीपी दवाओं का, गोली दिया गया था 8 मॉर्निंग 8 बजे से 10 बजे तक। सो 8 और 10 बजे के बीच में जी। मेडिसिन दिया गया है काफ़ी रिसर्च में। जितना भी रिकमेंडेशंस है उसके वजह से है। अभी आपने बोला है कोई मिस कर दिया, अगर मिस कर दिए तो जनरली जो है नेक्स्ट डे चाहिए। अच्छा। अगर डबल नहीं करना चाहिए। डबल नहीं करना नहीं नहीं नहीं, उससे क्या होता, कभी कुछ लोगों में बीपी एकदम डाउन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज मिस कर दिए तो जनरली कुछ नहीं होता, नेक्स्ट डे रिज्यूम करना। ऐसा नहीं है कि 10 बजे मिस कर दिए, आज 6 बजे रात में खा लिए हैं और नेक्स्ट डे फिर 10 बजे खा रहे हैं, तो गैप कम होता ना। ऐसा नहीं है, गैप तो वही चाहिए 24 घंटे का। पर हमें जनरली टाइम पे ही तो मेडिसिन लेनी चाहिए ब्लड प्रेशर की। या टाइम जनरली मॉर्निंग पे ले चाहिए। हम ये नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, जो नाइट टाइम वर्कर्स है, जो एयरपोर्ट्स में काम करते हैं, रेलवे स्टेशंस में काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स है, उनके लिए क्या टाइम पे बीपी लेना चाहिए उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंस है करने देने के लिए। वो लोग भी सुबह लेते हैं मगर कम काम करते हैं रात में, तो उसके थोड़ा इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है। तो सर जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे कि कोविड-19 में पहले उनको वैक्सीनेशन दिया गया जिनको ब्लड प्रेशर जिनका हाई था, तो क्या रिलेशन है कोविड-19 और ब्लड प्रेशर का? आई थिंक वो एस इनहिबिटर्स, एस पे बाइंड करता है कोविड-19 वायरस, वो क्या थोड़ा बताइए इस बारे में। कोविड टाइम पे तो क्योंकि कोविड के बारे में कोई लोगों को पता नहीं था आने के पहले, कोविड के बारे में जो लॉकडाउन हुआ है अपने देश में नहीं, काफ़ी देशों में, और क्लिनिक्स बंद थे और ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो जितना भी इलाज हुआ फ़ोन पे हुआ, जितना भी हो सके जी। एक पहले फाइंडिंग था कुछ लोगों में, ज़्यादा लोगों में नहीं, अगर आप एक तरीके के ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहे हैं, आपने बोला था एक नाम लिया आपने एस इनहिबिटर बोल के, काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है एस इनहिबिटर, बहुत सेफ है। कुछ पहले रिपोर्ट्स आए एक कोविड के पहले साल में, जो ये दवाई लेते थे एस इनहिबिटर बीपी के लिए, उनमें कोविड का एग्जैजरेशन और कोविड आने का बहुत रिस्क है बोल के, मगर बाद में ऐसा चला, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा है ना, कोविड-19 एस रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वो उससे ये साइंटिफिक रीज़न के लिए प्रपोजल था, जो एस इनहिबिटर में है वो उनके कोविड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मगर सब्सिक्वेंटली कोविड ईयर 2, कोविड ईयर 3 साल बाद ये आया है, कोई संबंध नहीं है। जी। तो सर हमने हाइपरटेंशन के बारे में बहुत सारी बातें करी, हम लोग जो छोड़ रहे हैं वो चीज़ है वो हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, उसके क्या कारण है और उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे लो बीपी है, मगर बीपी मापे भी नहीं आप। नहीं सर, बीपी मैंने, मेरी सिस्टर का भी है, थोड़ा आपका कमजोरी है और थोड़ा डाउन है,
मूड अच्छा नहीं है, आज बीपी डाउन है, आज बीपी डाउन है, बीपी आप मापे नहीं, बीपी डाउन है। लो बीपी हाई बीपी का ऑपोजिट नहीं है। अच्छा। लो बीपी हाई बीपी का ऑपोजिट नहीं है। लो बीपी एक डिजीज भी नहीं है। हाँ। कुछ लोगों में लो बीपी हो सकता है, जो लोग को बहुत डायबिटीज, बहुत साल से डायबिटीज हो। कुछ लोगों में जब डायबिटिक पेशेंट्स खड़े होते हैं, बैठना नहीं सोना नहीं, खड़े होते हैं जब बीपी डाउन होता है, कुछ बीपी के लिए। नहीं तो लो बीपी के, अगर लो बीपी है आपको, उसका कारण जो है कोई आपका वॉल्यूम टी नहीं है, डिहाइड्रेशन है। वही हम करते हैं, हाइड्रेट ज़्यादा करना चाहिए। मगर लो बीपी ऐसा नहीं है कि एक बुखार है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो उसका कोई कारण है वैसे? नहीं, कारण जो है, अगर आपको कोई बुखार हो और उल्टी हो गई हो और डायरिया हो गया, ऐसा है, वो तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कारण है। जी जी। मगर कुछ लोगों में कुछ कारण नहीं है। क्रोनिक बीपी देखा है मैंने, कुछ लोगों में लो ब्लड प्रेशर। हाँ, तो कुछ लोगों में जो है कोई कारण नहीं है, मगर बीपी लो है। अगर बीपी लो है, आप चल सक रहे हैं, काम कर सकते हैं, डे टू डे एक्टिविटी चल रहा है, लो बीपी से कुछ डेंजर नहीं है। जी। ऐसा नहीं है। आप डे टू डे एक्टिविटीज जो है, चलना, काम करना, इधर उधर जो है, अगर वो नहीं बदल गया तो लो बीपी का कुछ नहीं है। और अगर बदलता है, परेशानी होती है तब? ये लो बीपी से कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं है इतना। लो बीपी, काफ़ी लोगों में लो बीपी अच्छा है। नहीं, मैंने अपने आसपास कुछ दोस्त लोगों में देखा है कि लो बीपी है और उनको चक्कर आते हैं, उनको काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? अच्छा, लो बीपी है, उन काम नहीं कर सकते हैं। पहले मैं ज़्यादा मेडिकल इवैल्यूएशन की मैं बात नहीं करूँगा, जी क्योंकि ज़रा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जी जी। अगर रूटीन घर का इलाज बोलते हैं ना, घर का इलाज, आपका लो बीपी है तो, और आपका बोल रहे हैं ज़रा सिम्टम्स है, सिंपल जो है, जितना हो सके हाइड्रेशन करना चाहिए, जितना हो सके, जितना हो सके। और 1-2 घंटे के लिए जो है, एक लेटना और पाँव के नीचे 2-3 तकिया रखना, वो है, सिंपल है। अच्छा। अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा इवैल्यूएशन चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का चेक करना चाहिए, ब्लड में सोडियम पोटेशियम चेक करना चाहिए, एनीमिया है आपका वो भी चेक करना चाहिए। वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो है, जो घर में इलाज होता है 1-2 दिन के लिए, वो ट्राई करना चाहिए। जी। तो अगर घर में कोई ऐसा इंसान हो जिसको बहुत जल्दी एकदम से अचानक से बीपी शूट करता है और हमारे पास कोई उस समय, कोई रात का समय है, कोई दवा नहीं है या कोई डॉक्टर को अप्रोचेबल नहीं कर सकता, अप्रोच नहीं कर सकता, ऐसे में क्या कर सकते हैं? नहीं, एकदम अगर बीपी बहुत ज़्यादा है, आप मापे हैं घर में, एक वक्त मापे हैं तो एक 15-20 मिनट के बाद सेकंड टाइम भी करना चाहिए। अगर 2-3 रीडिंग्स बहुत है, बहुत ज़्यादा है, घर का कोई इलाज नहीं है, नहीं है, इवैल्यूएशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फार्मेसी जाओ, एक गोली लिखो, तो आपको इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए फिर उस इमरजेंसी नहीं तो थोड़ा इमरजेंसी से कम जो क्लिनिक खुला है। मतलब क्योंकि अगर इमरजेंसी रूम गए तो आप बैठे हैं वेटिंग रूम में, घंटे घंटे बैठे हुए हैं और 3-4 घंटे बैठे हुए हैं, बीपी नॉर्मल हो गया है। अच्छा। जी जी। तो हम अब अपने इस प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ हैं। जाते जाते आप हमें, हमारे दर्शकों को थोड़े से टिप्स बता के जाइए जो वो करें और ना करें बीपी को अपने मैनेज करने के लिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता के जाइए। ये तो बहुत सिंपल है, बीपी के लिए बहुत कॉमन है। अगर आपको आपका नाम मालूम है और आपको आधार कार्ड है, आपको पैन कार्ड है, तो आपको आपके बीपी के नंबर भी चाहिए। अगर आपका नाम है और आपका उम्र मालूम है, उम्र के साथ आपका बीपी कितना है वो भी चाहिए। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, डे टू डे रूटीन, वेरी वेरी इजी टू डू। अगर हाई बीपी है जो मैं बोला है, उसके लिए रिपीटेड मेजरमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो कोई क्लिनिक और हॉस्पिटल में कंफर्म कर सकते हैं।
और काफ़ी वेट हैबिट्स जो है, फिज़िकल हैबिट जो है, खाने के हैबिट्स जो है, अगर हो सके तो बदलना तो सर चाहिए। जैसे आप लोग कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या कि घी नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या हार्ट की टेंडेंसी बढ़ जाती है? घी हाँ, घी नहीं नहीं, देसी घी। लोग बोलते हैं ऐसा। हाँ, जी। घी और स्वीट्स जो है, ऐसा कोई बीपी के लिए संबंध नहीं नहीं है। है ना, कोलेस्ट्रॉल से कोई संबंध नहीं है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? घी का? हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल का तो संबंध है हाँ, फिर वो ब्लड उसके लिए प्रेशर थोड़ा से। कम करना है। कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के लिए वो अलग है। बीपी के लिए ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि घी खाओ खाओ खाओ। नहीं नहीं, घी खाने से कुछ बीपी नहीं बढ़ता। नहीं पड़ता ना, उससे नहीं। फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, हाँ। वज़न और तंबाकू को कम करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जितना भी हो सके। और लोग बोलते हैं अगर हो सके, आजकल के ज़माने में हर लोगों को स्ट्रेस है। जी। किसी को बोलो आप स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, एटलीस्ट रिकमेंडेशन ऐसा है, जी। अगर हो सके तो हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा 6 to 8 घंटे एटलीस्ट स्लीप लेना चाहिए। स्लीप चाहिए। साउंड स्लीप और सम स्लीप 6 to 8 घंटे। अब लोग बोलते हैं मुझे सिर्फ 2 घंटे बस है, सिर्फ 1 घंटा बस है। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, किसी को बस नहीं है। अच्छा। जब बॉडी जो है, हार्ट और ब्रेन कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रा रेस्ट चाहिए ना, रिकवर करने के लिए रिकवर ज़रूरी है। करने के लिए। तो आपके हिसाब से फिजिकली एक्टिव रहें, योगा प्राणायाम थोड़ा करें, 6-8 घंटे की नींद लें, अच्छी डाइट लें, घी तेल थोड़ा सा कम करें और अपना बीपी रेगुलर चेकअप करते रहें। यही हमें जो है इससे बचा सकता है और हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको वज़न ठीक है, बीपी है, नॉर्मल शुगर हो, तंबाकू नहीं ले रहे हैं, 80 साल जी सकते हैं, 90 साल जी सकते हैं। कोई पॉपुलेशन में कोई लोग हैं 95-100 ईयर्स जी रहे हैं, उनको देखो पता चलेगा उनका कैसे है। जी। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को हमारे इस प्रोग्राम से बहुत लाभ होगा और देखते रहिए, फिर से हाजिर होंगे आपके साथ में एक और एपिसोड लेके, ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ में। थैंक यू।